हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पुष्पों में निषेचन और नर जनन तंत्र देखा था। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज मादा जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम एक इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, थोड़ा रफली डायग्राम इस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। पहले हम पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे, जिससे कि ये गलत हो तो हम इसको सही कर सकें। ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए इस प्रकार हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, हम इसको थोड़ा मार्कर से हाईलाइट कर दें। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, मादा जनन तंत्र का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। करेक्ट। देखिए, इसमें ये दो जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। ठीक है। ये दो अंडाशय होते हैं। ठीक है। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबी नलिका सी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबी नलिका ये दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। वाहिनी। अंडवाहिनी। ओके। ये दोनों अंडवाहिनियाँ कहलाती हैं। ये दोनों अंडवाहिनियाँ आगे जाकर के ये थैलेनुमा संरचना बनाती है। इस प्रकार ये बेगनुमा संरचना जो बना रही है, ठीक है, ये वाली जो बेगनुमा संरचना बनाती है, दोनों अंडवाहिनियाँ मिलकर के बेगनुमा जो संरचना बनाती है, इसको हम कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय। ओके। ये गर्भाशय आगे, गर्भाशय का ये जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं ग्रीवा। ठीक है। और ग्रीवा आगे योनि में खुलता है। योनि। करेक्ट। तो ये मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। अब हम इनका एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में देखते हैं। ठीक है। अंडाशय। अंडाशय। देखिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। देखिए, मादा के अंदर, मादा के शरीर में, ठीक है,
या मादा के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये दोनों अंडाशय किडनी के पास में होते हैं। मादा की एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास में दोनों अंडाशय होते हैं। ठीक है, ये संख्या में 2 होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। करेक्ट। इनका क्या काम है? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं और अंडजनन कोशिका उत्पन्न करते हैं। करेक्ट। तो हम एक एक के बारे में लिखते जाते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित होते हैं? सबसे पहले अंडाशय एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास होते हैं। ठीक है, यह संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं संख्या में 2 होते हैं। इनका क्या काम है? यह एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यह अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अर्थात अंडजनन कोशिका को उत्पन्न करते हैं। इन दोनों को प्राथमिक लैंगिक अंग भी, जनन अंग भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहते हैं। करेक्ट। तो दोबारा एक बार देख लें कि अंडाशय, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास होते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास में होते हैं। यह संख्या में 2 होते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इन्हें प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहते हैं। करेक्ट। अब आगे देखते हैं हम अंडवाहिनी। तो पहले इसके बारे में देखिए बच्चों, देखिए ये जो दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबी पतली ये जो नलिका दिखाई दे रही है, ठीक है, दोनों तरफ, इस लंबी पतली नलिका को हम कहते हैं अंडवाहिनी कहते हैं। करेक्ट। इस अंडवाहिनी का, इन दोनों अंडवाहिनी का आगे का सिरा फनल कीप के समान होता है। फनल कीप के समान होता है। ठीक है, इन दोनों अंडवाहिनी का आगे का सिरा देखिए आप, फनल कीप के समान होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंडवाहिनी फनल कीप के द्वारा अंडाशय के संपर्क में होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये अंडवाहिनी, ये फनल कीप और ये फनल कीप इसके टच में है। तो अंडवाहिनी जो फनल कीप के द्वारा अंडाशय के संपर्क में होती है। करेक्ट। अंडाशय से जो अंडे उत्पन्न होते हैं वो सबसे पहले फनल कीप में आके इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो हम इसे लिखें। देखिए, तो हम लिखेंगे अंडवाहिनी यह लंबी पतली नली होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं लंबी पतली नली होती है। इसका आगे का सिरा फनल कीप के समान होता है। इसका आगे का सिरा
फनल फनल कीप के समान होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा फनल कीप के समान है। ठीक है, फनल कीप के समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये अंडवाहिनी इस फनल कीप के द्वारा अंडाशय की क्या होती है, संपर्क में होती है। तो अतः यह फनल कीप द्वारा अंडाशय के संपर्क में, ठीक है, आगे लिखते हैं हम, संपर्क में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निषेचन की क्रिया इस अंडवाहिनी में होती है। ये जो अंडवाहिनी होती है इस अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अब ये क्रिया क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया, निषेचन अंडवाहिनी में अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के अंदर होती है। ठीक है, ये होती है बच्चों अंडवाहिनी। देखिए, हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है बेग जैसी स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम गर्भाशय। तो ये दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिल करके एक बेगनुमा संरचना बनाती है, इसे हम कहते हैं गर्भाशय। तो मैं लिखेंगे अगला गर्भाशय। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, दोनों अंडवाहिनी मिलकर थैलेनुमा संरचना बनाती है। ठीक है, जिसे गर्भाशय कहते हैं, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। तो ये दोनों अंडवाहिनियां मिलकर के थैलेनुमा जो संरचना बना रही है, इसे हम कहते हैं गर्भाशय। करेक्ट। इस गर्भाशय के अंदर जो निषेचित अंड होता है वो विकसित होता है। कैसे, हम आगे देखेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गर्भाशय होता है, ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में निषेचित अंड, ठीक है, डेवलप होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि निषेचित अंड गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय का ये हिस्सा ग्रीवा कहलाता है और ये हिस्सा योनि। तो हम कह सकते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, ये गर्भाशय इस ग्रीवा के द्वारा योनि के अंदर खुलता है। तो बच्चों, ये मेन 3 पार्ट होते हैं गर्भाशय के। ये दोनों, पहला पार्ट अंडाशय, दूसरा भाग अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय। देखिए बच्चों, ये होती है गर्भाशय की संरचना।
हाँ बच्चों, अब हम इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे मानव में निषेचन क्रिया। मानव में निषेचन, ठीक है, देखिए कैसे। तो इसके लिए पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इसके लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, इसी तरह का एक डायग्राम हम और यहाँ बनाते हैं। और एक बात इसको क्लियर करने के लिए, देखिए, देखिए बच्चों, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। देखिए, मार्कर से ये धीरे धीरे हम कैसे इसको बना रहे हैं, ऐसे देखते हुए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों से ये बनते नहीं है। देखिए बच्चों, इसी प्रकार हम इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। देखिए बच्चों, ये होती है योनि, ठीक है, योनि। ये होती है ग्रीवा, ठीक है। ये होता है अंडवाहिनी, अंडाशय, सॉरी, अंडाशय, ठीक है। और ये दोनों होती है अंडवाहिनी, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, वाहिनी, करेक्ट, ठीक है। ये देखिए बच्चों, तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए बच्चों,
तो देखिए निषेचन में क्या होता है, सबसे पहले देखिए शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं। मैथुन के समय शुक्राणु योनि में जाते हैं, योनि से ग्रीवा में प्रवेश करते हैं और ग्रीवा से गर्भाशय में जाएंगे और गर्भाशय से ये शुक्राणु अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ये शुक्राणु योनि से ग्रीवा, ग्रीवा से गर्भाशय, गर्भाशय से ये अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। जैसे ये अंडवाहिनी में पहुंचते हैं उसी वक्त अंडाशय से अंडे उत्पन्न होते हैं और अंडवाहिनी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये अंडाशय से ये अंडा अंडवाहिनी में इंटर करता है। करेक्ट। अब यहाँ पर इस अंडवाहिनी में ये अंडा और ये शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अंडाणु व शुक्राणु का संलयन। ठीक है, संलयन माने मिलना। अंडाणु और शुक्राणु दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, मिलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनता है, बनता है। ठीक है, ये युग्मनज का निर्माण यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये इसमें संलयित हो जाते हैं और युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। दोबारा देखते हैं यहाँ तक की बात को। शुक्राणु योनि में जाएंगे, योनि से ग्रीवा, ग्रीवा से गर्भाशय और गर्भाशय से ऊपर की ओर गति करते हुए अंडवाहिनी में आते हैं। जैसे ये अंडवाहिनी में आते हैं, अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ये अंडाणु अंडवाहिनी में जाएंगे और इस शुक्राणु से संलयित हो जाएंगे, मतलब आपस में मिल जाएंगे और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया कहलाती है। निषेचन क्रिया, ये क्रिया निषेचन क्रिया कहलाती है। ओके, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ये जो क्या बना, युग्मनज। अब इस युग्मनज में विभाजन होता है। ठीक है, इस युग्मनज में क्या होता है, विभाजन होता है। इस प्रकार युग्मनज धीरे धीरे विभाजित होता है। ये एक युग्मनज, फिर इसमें आगे ये युग्मनज विभाजित होगा 2 के अंदर, फिर आगे ये युग्मनज विभाजित होता है 4 के अंदर। ठीक है, इस प्रकार इस युग्मनज में विभाजन शुरू होता है और ये युग्मनज विभाजित होकर के भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, ये किस में बदल जाता है, भ्रूण के अंदर बदल जाता है। ये भ्रूण आगे की ओर मूव करता हुआ ये गर्भाशय की ये जो भित्ति है, इस भित्ति में आकर के यहाँ पे स्थापित हो जाता है। गर्भाशय की इस भित्ति में स्थापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात को एक बार दोबारा देखें। ये यहाँ युग्मनज बना, ठीक है, यहाँ ये युग्मनज बना। अब इस युग्मनज में विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन से इसमें भ्रूण बनता है। ये भ्रूण धीरे धीरे मूव करता हुआ यहाँ गर्भाशय के इस भाग में आके स्थापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्थापित हो जाता है। अब इस युग्मनज के यहाँ पहुँचने से पहले ही इस गर्भाशय की ये जो दीवारें होती हैं, ये मोटी और मांसल हो जाती हैं। मोटी व मांसल दीवारें, ठीक है ना, दीवार। ठीक है, गर्भाशय की आंतरिक जो सतह होती है वो इस युग्मनज के इस गर्भाशय के इस स्थान पर पहुंचने से पहले ही कैसी हो जाती है, मोटी और मांसल हो जाती है। ठीक है, अब ये जो युग्मनज से यहाँ के स्थापित हो जाता है। अब इस युग्मनज में से भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, और भ्रूण बनता है। देखिए बच्चों, यहाँ तक देखिए। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ये भ्रूण इस माता के रक्त से, ठीक है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। अब ये पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करता है वो देखिए। ये भ्रूण और जो गर्भाशय की ये दीवार है, ये दीवार और इस भ्रूण के बीच में एक तस्तरीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए इस प्रकार। ठीक है, ये गर्भाशय हो गया। ठीक है, गर्भाशय के अंदर ये हो गया शिशु। ठीक है, ठीक है,
इस शिशु, ये हो गई नाल, ठीक है, और ये हो गया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, सेंटा, ठीक है। तो ये शिशु और ये गर्भाशय, 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 ठीक है। तो इस शिशु और इस गर्भाशय के बीच में ये जो तस्तरीनुमा संरचना होती है इसे कहते हैं हम प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के द्वारा, इस प्लेसेंटा के द्वारा ये शिशु मां के रक्त से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। इस प्लेसेंटा के द्वारा ये शिशु मां के रक्त से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और अपने अपशिष्ट पदार्थ इस प्लेसेंटा के द्वारा मां के रक्त में छोड़ता है। करेक्ट। तो ये प्लेसेंटा कहाँ होती है? यहाँ देखिए, ये भ्रूण और ये जो दीवार होती है इसके बीच में। करेक्ट। तो ये गर्भाशय की ये दीवार हो गई, इसके बीच में ये भ्रूण, शिशु और ये प्लेसेंटा, ठीक है। दीवार, शिशु और बीच में प्लेसेंटा। तो इस प्रकार ये शिशु मां के रक्त से पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है और वृद्धि करता रहता है और 9 मंथ के बाद ये छोटे से शिशु में बदल जाता है। ये भ्रूण जो होता है छोटे से शिशु में बदल जाता है। करेक्ट। तो इस प्रकार मादा में निषेचन की क्रिया होती है। देखिए बच्चों, अब हम इसको एक बार कंटिन्यू वे में दोबारा रिपीट करें। देखिए बच्चों, ये होते हैं शुक्राणु, 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 ठीक है। ये होते हैं अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैथुन क्रिया में शुक्राणु योनि में आते हैं, योनि से ग्रीवा में जाएंगे, ग्रीवा से अंडवाहिनी में जाते हैं। जैसे ही शुक्राणु यहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय से एक अंडा उत्पन्न होता है, छोड़ा जाता है। ये अंडा इस शुक्राणु से संलयित होता है, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। इस क्रिया को हम कहते, युग्मनज बनाते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन की क्रिया। करेक्ट। अब ये जो युग्मनज होता है इसमें विभाजन होता है। यहाँ देखिए, ये युग्मनज एक सिंगल था, यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर आगे और विभाजन होता है, इस प्रकार 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस प्रकार युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण विकसित होता है, ठीक है, भ्रूण विकसित होता है। ये तो हम यहाँ कह सकते हैं ये भ्रूण, ठीक है, ये क्या है? भ्रूण, ठीक है। अब ये भ्रूण यहाँ से मादा की इस गर्भाशय में आके स्थापित हो जाता है। इस गर्भाशय भ्रूण को ग्रहण करने के लिए मादा की जो गर्भाशय की आंतरिक सतह है वो मोटी और मांसल होती है, मांसल होती है। करेक्ट, मोटी और मांसल हो जाती है। अब ये गर्भाशय के अंदर जो ये भ्रूण है और जो गर्भाशय की ये दीवारें होती हैं, इनके दोनों के बीच में एक प्लेसेंटा पाई जाती है, ठीक है। इसे हम अगले डायग्राम में देखते हैं। ये गर्भाशय, ये भ्रूण और इसके बीच में ये प्लेसेंटा। करेक्ट। इस प्लेसेंटा के द्वारा ये भ्रूण पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को मां के रक्त में छोड़ता है। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। 9 माह बाद ये भ्रूण एक शिशु में बदल जाता है, ठीक है। ये होती है बच्चों मादा में निषेचन की क्रिया। देखिए, हाँ तो बच्चों, अब हम इसे थ्योरी के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि शुक्राणु, शुक्राणु योनि से होते हुए अंड वाहिनी, अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में अंडे से निषेचित, निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इस युग्मनज में विभाजन
होता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है। यह भ्रूण प्लेसेंटा के द्वारा माता के रक्त से पोषक तत्व ग्रहण करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को मां के रक्त में छोड़ता है। ठीक है। इस प्रकार 9 माह में भ्रूण शिशु में विकसित होता है। शिशु में विकसित होता है। ठीक है। ये होती है बच्चों निषेचन की क्रिया। एग्जाम में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेसेंटा का क्या कार्य है, तो इसका कार्य यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, अपशिष्टों को वापस रक्त में मिलाना, ये निषेचन की क्रिया होती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है रजोधर्म या ऋतुस्राव। ठीक है। देखिए बच्चों, इसको हम पीछे वाले डायग्राम से समझते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने पहले देखा कि यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है। यहाँ ये अब इस युग्मनज में क्या होगा, विभाजन होगा, जिससे ये क्या बना, भ्रूण बना। ठीक है। ये भ्रूण बना। अब ये भ्रूण धीरे धीरे नीचे की ओर गति करते हुए गर्भाशय के अंदर आकर के स्थापित हो गया। करेक्ट। इस भ्रूण को ग्रहण करने के लिए इस गर्भाशय की दीवारें कैसी होती हैं, मोटी और मांसल हो जाती हैं, मोटी और सॉफ्ट हो जाती हैं। करेक्ट। अब यदि मान लीजिए ये भ्रूण यहाँ से गति करता हुआ यदि किसी समय गर्भाशय में नहीं आए, ठीक है, यदि ये भ्रूण गर्भाशय में नहीं आए, ठीक है, तो इस गर्भाशय की जो दीवारें हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे ब्लड के रूप में, छोटी छोटी ब्लड कोशिकाओं के रूप में टूट करके और बाहर योनि द्वारा निकलती हैं, शरीर से बाहर निकलती हैं इस प्रकार। ठीक है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव। करेक्ट। दोबारा देखिए क्या होता है रजोधर्म, ऋतुस्राव। देखिए अभी हमने देखा कि यहाँ पे युग्मनज बना, ये युग्मनज यहाँ युग्मनज में विभाजन हुआ जिससे भ्रूण बना। ये भ्रूण धीरे धीरे नीचे गति करता हुआ गर्भाशय के अंदर आके स्थापित हो जाता है। ठीक है। अगर ये भ्रूण यहाँ गर्भाशय में स्थापित नहीं होता, उस वक्त इस गर्भाशय की जो ये मोटी मांसल दीवारें हैं, ये धीरे धीरे एक ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में टूट करके योनि द्वारा बाहर निकलती हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव। करेक्ट। ये 28 दिन में एक बार रिपीट होता है और 2 से 7 दिन का होता है। ये होता है रजोधर्म। देखिए बच्चों, तो इसको हम लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब निषेचित
गर्भाशय में नहीं पहुंचे तब गर्भाशय की मोटी व मांसल आंतरिक सतह रक्त के रूप में टूटकर योनि द्वारा बाहर आती है। ठीक है। इस क्रिया को रजोधर्म कहते हैं। इस क्रिया को रजोधर्म कहते हैं। करेक्ट। यह क्रिया हर माह में 2 से 7 दिन तक होती है। ठीक है। तो ये होता है बच्चों रजोधर्म और ऋतुस्राव। हाँ तो बच्चों आज हमने रजोधर्म और ऋतुस्राव के बारे में देखा और मादा के अंदर निषेचन की क्रिया प्लस मादा जनन तंत्र की संरचना देखी। बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आपको अगले चैप्टरों की वीडियो समय पर उपलब्ध करवा सकें। ठीक है। थैंक यू।